हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कर्मयोगी क्लासेस में। अभी के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जिस भी प्रश्न का सही उत्तर आपको याद होगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 आपसे कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, कह रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से होता है। इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता या परिवर्तित रहता है या निरंतर रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी, IR² जो है ये विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पक्षमावी पेशियों द्वारा है जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये विद्युत मोटर जो परिवर्तित करता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने कह रहा है कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों ये 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो दोस्तों प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है तो ये संभव है आपका समतल दर्पण में, केवल और केवल समतल दर्पण में ही प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो सकता है। इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है ऑप्शन बी, फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो दोस्तों आकाश का जो रंग है वो प्रकाश के प्रकिरण के कारण नीला प्रतीत होता है। इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, कह रहा है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी अनंत तक की वस्तुओं को सामान्य नेत्र देख सकता है सुस्पष्ट। और दोस्तों अगर आपसे न्यूनतम दूरी पूछे तो वो होगा 25 सेंटीमीटर, तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है मीटर इनवर्स, यानी कि मीटर टू द पावर -1, यानी इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर कह रहा है कि अभिक्रिया CuO+H2 गिव्स Cu+H2O में किसका उपचयन होता है। दोस्तों उपचयन उस पदार्थ का होता है जिसके साथ ऑक्सीजन का योग होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी H2 का जो है उपचयन हो रहा है। वहीं पर दोस्तों Cu यानी कॉपर का अपचयन हो रहा है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 15 नंबर कह रहा है कि सोडियम की संयोजकता क्या है। तो दोस्तों सोडियम की जो संयोजकता होती है वो होती है 1, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो दोस्तों एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछे एल्कीन का, तो एल्कीन का होता है CnH2n। और दोस्तों वहीं आपसे पूछे एल्काइन का, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी, यानी कि CnH2n-2 जो है एल्काइन का सामान्य सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है। तो दोस्तों उदासीन विलयन का pH मान आप लोगों को याद रखना है 7 के बराबर होता है। इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या है वो है 18। इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों एकमात्र अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट, यानी इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि कार्बन क्या है। तो दोस्तों कार्बन जो है वो एक अधातु है। इसका ऑप्शन बी आपको याद रखना है, अधातु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो दुर्बल अम्ल है वो है आपका सिट्रिक अम्ल, यानी CH3COOH आपका एक दुर्बल अम्ल है। बाकी दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये जो है आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण है, तो आप लोग इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। 22 नंबर कह रहा है कि पोटेशियम जिसका संकेत के होता है की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर पोटेशियम की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 19, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका मीथेन जो है वो एक बायोगैस का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको बताना है दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, यानी NaCl आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। आप लोगों को बताना है दोस्तों किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक के नाम से जाने जाते हैं। और वहीं दोस्तों अभिकारक के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है हम उसे प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर कह रहा है कि कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो दोस्तों हीलियम जो है आपका वो एक शून्य वर्ग का तत्व है। इसको दोस्तों हम अक्रिय गैस के भी नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी चीजें आवश्यक है, अर्थात के कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, यानी इसका ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो दोस्तों आपका पत्ती जो है वो एक प्रकाश संश्लेषी अंग है, इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है आपका यकृत। यकृत को दोस्तों हम लोग कहते हैं लीवर, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में जाइलम जो है वो उत्तरदायी है आपका जल के वहन के लिए, और वहीं दोस्तों आपका फ्लोएम जो होता है वो होता है भोजन के वाहन के लिए। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर कह रहा है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो दोस्तों एक कोशिकीय जो है जीव होते हैं उनमें जल का परिवहन जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है, इसका ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। दोस्तों मछली के हृदय में जो कोष्ठों की संख्या होती है वो 2 होती है, इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो दोस्तों एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया, यानी इसका ऑप्शन डी होगा, यानी बी और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर। कह रहा है कि ऑक्सीजन है। तो दोस्तों ऑक्सीजन यहाँ पर है आपका एक हार्मोन, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर। कह रहा है कि एक नर हार्मोन है, यानी कि मेल हार्मोन कौन है? तो दोस्तों आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक मेल हार्मोन है, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। और साथ में आपसे अगर पूछे एक नर यानी कि मादा यानी फीमेल हार्मोन बताना है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है आपका एक फीमेल यानी मादा हार्मोन है। चलिए अगला देखते हैं 36 नंबर। कह रहा है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सभी यानी कि विखंडन, मुकुलन एवं द्विखंडन, ये जो है आपके अलैंगिक जनन के जो है विधि है, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। कह रहा है कि परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में जो होते हैं आपका परागकण होते हैं, इसका ऑप्शन डी आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर। कह रहा है कि अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका डीएनए अणुओं में, यानी इसका ऑप्शन ए आप लोगों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं 39 नंबर। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल जी को आनुवांशिकी का पिता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि हाइड्रिला पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।